इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन बेस्ड कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ अपने पढ़ लिया है, अब कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन देखना, दो चार्ज है 16E और 4E। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि टू चार्ज 16E एंड 4E आर लोकेटेड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी दो चार्जों को 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में तीसरे चार्ज क्यू को मैं कहां पर रखूं ताकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहे। तो यहां पर ये दो चार्ज है 16E 4E 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब इन दोनों चार्ज के बीच में मैं क्यू चार्ज को कहां पर रखूं ताकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहे। तो यहां पर मैंने माना इस क्यू चार्ज को मैं x डिस्टेंस पे रख रहा हूं। तो जब ये x डिस्टेंस होगी तो ये हो जाएगी 10 माइनस एक्स। क्वेश्चन की पहले तो लैंग्वेज समझ लेना, 16E और 4E चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब इन दोनों चार्जों के बीच में क्यू चार्ज को मैं कहां पर रखूं ताकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहे। तो मैंने माना है कि इस क्यू चार्ज को यहां से x डिस्टेंस पे रखूं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो ये वाली डिस्टेंस जब x होगी तो ये हो जाएगी 10 माइनस एक्स। अब इन दोनों 16E और q है, इन दोनों चार्ज के बीच के अंदर जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कूलम्ब्स लॉ मैंने आपको पहले बता दिया है, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला इन दोनों चार्ज के बीच में लगेंगे, 16E और q चार्ज के बीच में। तो यहां पर F1 बराबर K Q1 है यहाँ 16E और Q2 है यहाँ पर Q अपॉन x स्क्वायर। दूसरा फोर्स Q और 4E के बीच में, इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F2 बराबर K Q इंटू 4E अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लिए। अब इसमें देखना, ये जो 16E चार्ज है इसके कारण इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स F1, और इस 4E है इसके कारण इस Q चार्ज पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में F2। कहने का मतलब है ये जो Q चार्ज है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1 और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2, दोनों फोर्स ऑपोजिट है। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी? जब दोनों फोर्स बराबर होंगे। जब F1 और F2 बराबर होंगे तब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। मैं अगर इस मार्कर का एग्जांपल लूं, अगर इस मार्कर पे मैं इधर से फोर्स लगाऊं और इधर से भी फोर्स लगाऊं, अगर ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो ये मार्कर रुका हुआ रहेगा। अगर एक तरफ का फोर्स ज्यादा होगा तो ये मार्कर इस डायरेक्शन में गति करेगा। तो यहां पर इसको रोके हुए रखना, इक्विलिब्रियम कंडीशन लानी है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी? जब F1 और F2 दोनों इक्वल होंगे फोर्स। तो यहां पर मैं ले रहा हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए F1 बराबर F2। तो F1 की वैल्यू यहां पर रख देंगे K इंटू 16E इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर F2 की वैल्यू रखेंगे K इंटू Q इंटू 4E अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखना, K से K कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल, Q से Q कैंसिल, और इधर से ये 4 है ये कैंसिल। तो यहां पर आएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट लेंगे, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 10 माइनस एक्स है, इसका रूट लेंगे दोनों तरफ। तो रूट में क्या आएगा देखना, अंडर रूट का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका भी रूट लिया मैं। तो इसका 4 का रूट 2, एक्स स्क्वायर का x बराबर 1 अपॉन 10 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस एक्स इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 माइनस 2x बराबर x। अब देखना 2x उधर जाएगा तो आ जाएगा ये कितना 3x। तो x कितना आ गया 20 अपॉन 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके 6.6 सेंटीमीटर। तो यानी यहां से 16E से जब अपन 6.6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अपन को मिलेगी। वापस समझ लेना क्वेश्चन को, 16E और 4E चार्ज है वो एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब इन दोनों के बीच में मैं Q चार्ज को कहां पर रखूं ताकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आए। तो मैंने माना है इस चार्ज को मैंने x डिस्टेंस पे रखा है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स
यहाँ पर k इंटू 16 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F2 बराबर k इंटू क्यू इंटू 4e अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो फोर्स F1 है वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लगेगा, दोनों फोर्स F1 और F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी F1 तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, F2 लग रहा है इस डायरेक्शन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कब बनेगी? जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे। F1 और F2 जब इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ F1 बराबर F2। F1 की जगह मैंने लिख दिया k इंटू 16 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, F2 की जगह लिख दिया k इंटू क्यू इंटू 4e अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, e से e कैंसिल और 4 से 16 के यहाँ 4 बचेगा, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का लेंगे रूट, तो यहाँ 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट बराबर रूट का 1 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 6.6 सेंटीमीटर। इसके बाद ये नोट कर लेना। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर यहां पर ए बी सी तीनों साइड पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तीनों चार्ज की वैल्यू सेम है क्यू क्यू क्यू, और इसके सेंट्रल में रखा हुआ कैपिटल क्यू चार्ज। इन सभी चार्ज की वजह से इस चार्ज में लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ढंग से समझ लेना क्वेश्चन। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर ये तीनों साइड है, इस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर पे है कैपिटल क्यू चार्ज। इस कैपिटल क्यू चार्ज पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखना यहाँ पर इस चार्ज की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो मैं x ले रहा हूँ क्योंकि सेंटर पे है, इसकी भी डिस्टेंस यहाँ से x होगी, इसकी भी डिस्टेंस यहाँ से x होगी, क्योंकि ये सेंटर पे है, तो सेंटर पे है तो इसका मतलब इन तीनों चार्ज से डिस्टेंस सेम होगी। अब देखना इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू है, इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। पहले अपन ये इलेक्ट्रिक फोर्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखना ये जो ए पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो हो जाएगा F1 बराबर k क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी? ये फोर्स हो गया F1। दूसरा जो ये बी पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, इसके इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F2 बराबर k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी यहां पर? ये F2। थर्ड जो सी पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F3 बराबर k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो F3 ये होगी। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये हो गई, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये हो गई, और इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये होगी। तीनों ही पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है। अगर माइनस होता तो इनवर्ड आती, अगर ये माइनस का क्यू चार्ज आता तो फोर्स की डायरेक्शन ये होती। अब यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस कारण इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है। अपन ने तीनों इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, F1 F2 F3, इसमें भी k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसमें भी यही है, इसमें भी, यानी तीनों इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू सेम है, लेकिन तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि F1 बराबर F2 बराबर F3, इन तीनों को मैं ले रहा हूँ F, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है, लेकिन अपन को रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालनी है। रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी? तो देखना ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स है F2 और F3, इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 120 डिग्री एंगल। पूरा ये है, इसमें ध्यान रखना ये पूरा 360 होता है, और इस 360 को जब तीन भागों में डिवाइड करेंगे तो हर एक एंगल के बीच का 120 होगा। ये पूरा 360 का है और तीनों इक्वल में डिवाइड हुए हैं। ध्यान रखना ये जो तीनों फोर्स है, चाहे मैं नीचे वाला फोर्स लूं, चाहे ये लूं, चाहे ये लूं, तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो 360 के अंदर 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, यानी इन दोनों के बीच का एंगल है 120। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो आपने 11th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला रिजल्टेंट के लिए, R बराबर
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इसका रूट। तो यहां पर अपन को निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ले रहा हूं मैं F डैश बराबर यहाँ पी स्क्वायर का मतलब अब मैंने दोनों फोर्स को इक्वल लिया है, F1 F2 F तीनों का F के इक्वल बना है। तो पहले मैं यहाँ लिख रहा हूं F2 का स्क्वायर, ध्यान रखना इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। पहले मैं ले रहा हूं F2 का स्क्वायर प्लस दूसरा ले रहा हूं F3 का स्क्वायर प्लस 2 F3 cos थीटा। ढंग से समझना, इन दोनों का अपन को रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ये फोर्स है F2, ये फोर्स है F3, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया है। तो P का मतलब F2 है, Q का मतलब F3 है। तो F2 का स्क्वायर F3 का स्क्वायर प्लस 2 F3 cos थीटा। तो देखना यहाँ पर F डैश बराबर अंडर रूट का F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर cos क्या आएगा 120, यानी 2, या मैं पहले थीटा लिख देता हूं, थीटा अपने 120 है तो 120 2 इंटू F2 इंटू F3 cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपके F डैश बराबर अंडर रूट का F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या माइनस का F2 इंटू F3। अब यहां पर देखना मैंने बताया था F1 F2 F3 तीनों का F के इक्वल लिया। तो अब यहां पर अपन वैल्यू रख देंगे क्या अंडर रूट का F डैश बराबर F2 का स्क्वायर इसकी जगह लिख रहा हूं F स्क्वायर, F3 का स्क्वायर इसकी जगह लिखा मैंने F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, F2 इंटू F3 का हो जाएगा F स्क्वायर। F2 का स्क्वायर इस सब की जगह F स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर F2 का स्क्वायर F3 का स्क्वायर माइनस F2 इंटू F3, तो F2 की जगह मैंने सब की जगह F लिख दिया, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस का F स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके F डैश बराबर 2F स्क्वायर माइनस का F स्क्वायर। अब 2F स्क्वायर में से माइनस का F स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट का F स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या बचेगा यहाँ पर F डैश बराबर F। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में F। तो इसको देखना अपन ने दो फोर्स, तीनों फोर्स को मैं यहाँ बता रहा हूं। ये नीचे वाला फोर्स था F1, यहाँ वाला फोर्स था F2, यहाँ वाला फोर्स था F3, और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। अब इन तीनों को मैंने F के इक्वल लिया है, तो मैं F1 को F लिख रहा हूँ, F2 को भी F लिख रहा हूँ, इसको भी F लिख रहा हूँ। रिजल्टेंट भी क्या है F। अब दोनों फोर्स ऑपोजिट एंड इक्वल है। अब रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया ऊपर की ओर, तो ये F और ये F इक्वल एंड ऑपोजिट है, यानी दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर क्या रह जाएगा 0। मान लिया ऊपर भी 10 न्यूटन लग रहा है, नीचे भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो 10 माइनस 10 क्या आएगा 0। तो यहाँ पर इनका रिजल्टेंट फोर्स आपके आएगा क्या 0। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्यू चार्ज पे क्या आएगा 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, तो इस कैपिटल क्यू चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स आएगा अपने क्या 0। तो यहाँ पर लिखेंगे F डबल डैश रिजल्टेंट फोर्स बराबर नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो माइनस का F डैश भी यहाँ पर F के बराबर आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे F माइनस F बराबर F डबल डैश बराबर 0, यानी रिजल्टेंट फोर्स यहाँ क्या आएगा 0। अगर ये वैल्यू चेंज होती तो फिर उसके हिसाब से आंसर अलग आ जाए, मेथड यही रहता। अब मैंने ये क्वेश्चन बताया, इस टाइप के खूब क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। अब हो सकता है भाई आपके यहाँ पर ऊपर वाला फोर्स आप वैल्यू निकालो, हो सके ऊपर वाला 20 न्यूटन आ जाए, 20 न्यूटन आ जाए, ऊपर वाला नीचे वाला 10 न्यूटन आ जाए, तो रिजल्टेंट फोर्स 20 माइनस 10 न्यूटन आता। लेकिन यहाँ पर तो दोनों फोर्स इक्वल है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा। अगर नीचे वाला 20 रहता, ऊपर वाला 10 रहता, तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर रहता 10 न्यूटन। तो कॉन्सेप्ट मतलब यही रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, वैल्यू हो सकता है अलग अलग दे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। तो इसका ये जो आंसर है वो नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 m मास की बॉल है, ढंग से समझना पहले क्वेश्चन को। 2 m मास की बॉल है, यहां मास का मतलब 200 ग्राम है। 200 ग्राम की 2 बॉल है,
उसे 40 सेंटीमीटर के इंसुलेटिंग वायर से कनेक्ट किया हुआ है। 200 ग्राम की दो बॉल है जिसमें चार्ज है Q और इसे 40 सेंटीमीटर के वायर से कनेक्ट किया हुआ है जो डायग्राम में बताया हुआ है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर और हर एक बॉल के ऊपर चार्ज Q है। इस Q चार्ज की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ क्या वो समझ लेना। 200 ग्राम की दो बॉल है और दोनों बॉल को 40 सेंटीमीटर के वायर से कनेक्ट किया हुआ है जो डायग्राम में बताया गया है और दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और दोनों बॉल है इन पे चार्ज है Q। इस Q चार्ज की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो आपने जो 11 में पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एक उसका फॉर्मूला यूज होगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ उसका फॉर्मूला यूज होगा। तो देखना इसमें, अब यहाँ पर मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल है। अगर ये थीटा तो यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल थीटा होगा। अब देखना, जब कोई बॉल है और उसको धागे से लटकाएंगे, जैसे ये बॉल है यहाँ से धागे से लटका दिया तो इसमें टेंशन आती है, तनाव आता है, ये तनी हुई रहती है। तो यहाँ पे भी बॉल है मास की, मतलब बॉल है मास की जिसे इसके साथ कनेक्ट है, तो ये जो वायर है ये इसके टेंशन की कंडीशन में होगा। तो इस पे जो टेंशन फोर्स है वो अपर साइड में लगेगा T और इस T का कंपोनेंट लेंगे तो ये थीटा के साथ कंपोनेंट हो गया T cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया T sin थीटा। सेम ऐसे जैसे यहाँ पे भी जो वायर है इस पे जो टेंशन है वो लगेगी T और इस T का जो ये कंपोनेंट है ये हो जाएगा T cos थीटा और ये हो जाएगा T sin थीटा। अब देखना, ये तो डायरेक्शन हो गई T cos थीटा की, ये T sin थीटा, ये T cos थीटा और ये T sin थीटा। अब देखना, ये जो दोनों बॉल है इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स देखूं मैं तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F बराबर KQ स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 4 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखना, इस चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब यहां पर देखो ये रुका हुआ है। अब रुका हुआ क्यों है? बैलेंसिंग कंडीशन है। तो बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब T sin थीटा F के बराबर है। ये जो T sin थीटा है ये F के बराबर है तभी तो रुका हुआ है। अगर ये इसको बैलेंस नहीं करता तो यहाँ पे नहीं होता ये। तो यहाँ T sin थीटा F के बराबर है। मैं यहाँ लिखूंगा T sin थीटा इक्वल्स टू F। सेकंड देखना, ऊपर वाला जो T cos थीटा है इसका मास m है तो यहाँ मास m के कारण नीचे लगेगा mg। अब इसको बैलेंस कौन कर रहा है mg को? T cos थीटा और mg इक्वल है, इस कारण यहाँ ये रुका हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखना, इस ये जो f है इस डायरेक्शन में लग रहा है, f लग रहा है इस डायरेक्शन में, T sin थीटा इस डायरेक्शन में। अब दोनों ऑपोजिट है, इक्वल है, f और T sin थीटा इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो अपन क्या लिखेंगे f इक्वल T sin थीटा इक्वल्स टू f। दूसरा, ये जो ऊपर वाला T cos थीटा ये नीचे की ओर लग रहा है mg इसके इक्वल है। नीचे की ओर कोई भी जो m मास के ऑब्जेक्ट होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो ये नीचे लगेगा mg, तो इसको बैलेंस करेगा T cos थीटा। तो यहाँ पर दूसरा लिखेंगे T cos थीटा बराबर mg। ये लिख दिया मैंने इक्वेशन 1, ये लिख दी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो देखना यह आ जाएगा T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इक्वल्स टू F अपॉन mg। T से T कैंसिल, sin अपॉन cos हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपके F बराबर mg। अब देखना, यहाँ पर जो थीटा है बहुत कम है, तो जब थीटा कम होता है तो यहाँ पर जो tan थीटा है ये लगभग sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी थीटा अल्प है, यहाँ पर थीटा है वो बहुत कम है, तो ये जो tan थीटा है ये लगभग sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखना यहाँ sin थीटा कितना होगा। ये जो टोटल डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर और ये वाली 40 सेंटीमीटर है। आपको पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 × 10⁻²। परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर 40 सेंटीमीटर यानी 40 × 10⁻², तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके sin थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ये थीटा है, ध्यान रखना
थीटा के जस्ट सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस हो गया 40 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻², और हाइपोटेनस हो गया 40, तो ये आ गया 40 × 10⁻²। ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/20। तो साइन थीटा क्या आ गया यहाँ पर, किसकी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 1/20। तो अब यहाँ पर मैं जो tan थीटा है इसकी जगह लिखूंगा साइन थीटा बराबर f/mg। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है देखना, अब यहां पर साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, जो अपन ने निकाला है 1/20, तो यहां पर मैं लिख दूंगा साइन थीटा की जगह 1/20 बराबर f की वैल्यू अपन ने निकाली है kq² 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 × 10⁻⁻4 अपॉन m कितना है 200 ग्राम, तो ये हो जाएगा 0.2 kg, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पर mg f/mg है, तो f की वैल्यू तो मैंने ऊपर रख दी है। यहाँ ये जो फॉर्मूला है sin θ = f/mg, तो यहाँ f की जगह अपन ने ये जो फॉर्मूला kq² 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और m की जगह मैंने लिखेंगे अपन 0.2 kg, 0.2 × g की वैल्यू 9.8, तो ये आ जाएगा आपके 1/20, k की वैल्यू 9 × 10⁹, q² अपॉन ये आ जाएगा 16 × 10⁻⁻4 × 0.2 × 9.8। अब देखना q² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये किसके इक्वल होगा q², तो ये हो जाएगा q² बराबर 16 × 10⁻⁻4 × 0.2 × 9.8 अपॉन 20 × 9 × 10⁹। अब q का ये रूट लेंगे क्योंकि q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 16 × 10⁻⁻4 × 0.2 × 9.8 अपॉन 20 × 9 × 10⁹। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 1.33 × 10⁻⁷ कूलम। पूरे क्वेश्चन को एक बार आप वापस समझ लेना। ये क्वेश्चन आपको भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें 11th का भी पोर्शन है, 12th का भी पोर्शन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, कूलम्ब्स लॉ का भी फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो देख लेना यहाँ पर 200 ग्राम की दो बॉल है जिसे 40 सेंटीमीटर के वायर से कनेक्ट किया हुआ है, और इन दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। तो देखना ये जो बॉल है इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q, इस चार्ज Q की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखना जब किसी बॉल को अपन वायर से कनेक्ट करते हैं तो ऊपर की ओर तनी हुई रहती है, तो तनी हुई रहती है तो उसके ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स, यानी टेंशन रहेगी। तो यहाँ पर ये जो टेंशन है इसके कंपोनेंट लेंगे, ये थीटा है, यहाँ पे भी डोरी है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके परपेंडिकुलर अपन लाइन खींचेंगे, तो इसका 2 थीटा हो गए, तो ये अगर थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, तो t का ये कंपोनेंट हो गया cos थीटा, ये हो गया sin थीटा। अब यहाँ पर देखना इसका भी ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल थीटा होगा, इस t का ये घटक हो गया t cos थीटा, ये घटक हो गया t sin थीटा। अब यहाँ पर देखना इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि दोनों पे चार्ज q है, डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F = kq² अपॉन 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर F की वैल्यू आ गई। अब इस बॉल है इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे, कूलम्ब्स लॉ में मैंने बता दिया था। अब यहाँ पर ये अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए t sin थीटा, इस डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस कौन करता है t sin थीटा, यानी F t sin थीटा के इक्वल है। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है F इसको बैलेंस कौन कर रहा है यहाँ पर t sin थीटा, यानी F है ये t sin थीटा के क्या इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे t sin थीटा = F। इसी प्रकार mg लग रहा है नीचे, t cos थीटा लग रहा है ऊपर, तो ये जो mg है ये किसके इक्वल होगा t cos थीटा के इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे t cos थीटा = mg, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, t cos थीटा ऊपर लगेगा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो मैंने लिख दिया t cos थीटा = mg।
अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t से t कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा f अपॉन mg। अब यहाँ पर थीटा का मान बहुत कम है तो यहाँ tan थीटा को लगभग sin थीटा के इक्वल मानेंगे, तो sin थीटा इक्वल्स टू f अपॉन mg। अब sin थीटा क्या होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनस, तो sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर तो हो गया ये 4 का हाफ हो गया, तो परपेंडिकुलर तो हो गया 2 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस हो गया 40 सेंटीमीटर, तो 2 into 10 power minus 2 upon 40 into 10 power minus 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो sin थीटा आएगा 1 upon 20। तो अब यहाँ sin थीटा की जगह मैं वैल्यू रखूंगा 1 upon 20, तो sin थीटा की जगह रखा मैंने 1 upon 20। फिर यहाँ पर ये जो f है sin थीटा की जगह 1 upon 20, f की जगह ये फॉर्मूला लगेंगे k q स्क्वायर 4 into 10 power minus 2, m की जगह ये जो मास है इसकी वैल्यू है 0.2 kg, g की वैल्यू है 9.8, वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ 1 upon 20 k q स्क्वायर 16 into minus 10 power minus 4 upon 0.2 into 9.8। अब यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो इस चार्ज की वैल्यू आएगी 1.33 into 10 power minus का 7 कूलम। नोट कर लेना ये।